हो गया। हेलो एवरीवन, रेशो की लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो पढ़े, उसके क्वेश्चन करे। सेकंड नंबर पे पढ़े हम लोगों ने टर्नओवर रेशो, सबसे इम्पॉर्टेंट है टर्नओवर रेशो। सारे टर्नओवर रेशो में सेल ऊपर आती थी या सेल जैसे क्रेडिटर टर्नओवर में नेट परचेस, डेटर में नेट सेल, वर्किंग कैपिटल में भी नेट सेल, और बाकी जितने भी रेशो पढ़े सब में नेट सेल, और नीचे वो चीज़ आती थी जिसका रेशो है। जैसे डेटर टर्नओवर रेशो है तो नीचे एवरेज डेटर, स्टॉक टर्नओवर है तो नीचे एवरेज स्टॉक, क्रेडिटर टर्नओवर है तो नीचे एवरेज क्रेडिटर, वर्किंग कैपिटल है तो नीचे वर्किंग कैपिटल, एवरेज नहीं सिर्फ वर्किंग कैपिटल। फिर आपका फिक्स एसेट रेशो है तो नीचे फिक्स एसेट, टोटल एसेट रेशो है तो नीचे टोटल एसेट। ऐसे करके हमने सारे टर्नओवर रेशो पढ़ लिए। ठीक है, आज आपको तीसरी कैटेगरी पढ़ानी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमें ये बताते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेटा दो चीज़ों पे आधारित होते हैं, इट माइट बी बेस्ड ऑन सेल और इट माइट बी बेस्ड ऑन कैपिटल। तो मैंने इसलिए 3 नहीं लिखा, 3A लिखा है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड है सेल पे। फिर एक पढ़ाऊंगा जो प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड होते हैं कैपिटल पे कल की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे जो किस पे बेस्ड होते हैं, सेल पे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि प्रॉफिट सेल और कैपिटल दोनों पे निकलता है। जैसे आज सपोज करो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आए कहीं से और मैंने वो 1 करोड़ रुपए किसी होटल में लगा दिए। अब वो 1 करोड़ रुपए मैंने उस होटल में लगाए और होटल में मैंने साल भर बिज़नेस चलाया और साल भर बाद मुझे प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का। सारे खर्चे कटाकर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर 5 लाख रुपए कमाए आपने और 1 करोड़ रुपए लगाए होटल में, हाँ मतलब 5 लाख को डिवाइड करें 1 करोड़ से तो सर आपने सिर्फ 5% प्रॉफिट कमाया। इससे अच्छा तो सर 1 करोड़ रुपए किसी एफडी में लगा देते बैंक में, 10% तो वही दे देता, 10% तो एफडी में मिल जाता आपको, और 1 करोड़ का 10% 10 लाख होता है। इतनी मेहनत मुशक्क़त से होटल खोला, इतना मैनेजमेंट संभाला, मगजमारी करी, एडवर्टीज़मेंट करा, और हाथ में क्या है, 5 लाख। तो कैपिटल के हिसाब से मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। अब मैंने उसे काउंटर किया, मैंने उसे कहा इधर आ चिलकुट, होटल इंडस्ट्री में इतनी जल्दी रिटर्न नहीं मिलता, होटल में नाम बनने में समय लगता है थोड़ा। जैसे हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है, मैं ये बोलूँ पहले साल ही 50 बच्चे आ जाए, 100 बच्चे आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस बनता है, बैच बनता है, फिर जाके ये चीज़ें स्टेबल होती है। तो होटल के अंदर पहले माउथ पब्लिसिटी से चलता है होटल, कितना भी बड़ा होटल क्यों ना हो। जब एक बार लोग आएंगे, खाएंगे, फिर वो दूसरों को बताएंगे, फिर तो मैं उसे बोलूँगा देख बाउले, इस साल याद है मेरे होटल में सेल कितनी हुई थी, सिर्फ 10 लाख, और प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख। अब बोल कोई ऐसा बिजनेस है जो 50% प्रॉफिट कमा के दे? प्रॉफिट मेरा 5 लाख है, सेल मेरी 10 लाख है, तो 5 लाख को अगर 10 लाख से डिवाइड करूँ ना चिलगू से, तो मैंने 50% कमाया है। और तू कह रहा है मैंने 5% कमाया है। अबे 50% कमाया मैंने, तू मेरे को कैपिटल के आधार पे जज कर रहा है और मैं अपने आप को सेल के आधार पे जज कर रहा हूँ। आज मेरी सेल सिर्फ 10 लाख थी और मेरा प्रॉफिट 5 लाख था। कल सोच 3 स्टार होटल है मेरा, ठीक है, जो नॉर्मल कढ़ाई पनीर वहाँ पे 300 रुपये का होता है ना, वो मेरा 3 स्टार में 900 रुपये का है। ठीक है, वो तो मेरी इस साल सेल कम थी क्योंकि मेरा नया होटल है। अगले साल जब मेरा यही होटल 50 लाख की सेल करेगा ना, तब मैं 25 लाख का प्रॉफिट कमाऊँगा, तब बोलना तू मेरे से। फिर वो चुप हो गया, चला गया। इस पूरे सिनारियो से तुमने ये सीखा कि प्रॉफिटेबिलिटी कैपिटल पे भी आधारित हो सकती है और सेल पे भी, और देखने वाले का अपना नज़रिया है। वो भी अपनी जगह सही था जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा था, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। 1 करोड़ रुपए अगर किसी होटल में डालता तो मुझे 5% एफडी पे वैसे भी मिल जाता, बिल्कुल सही कह रहा है वो। और मेरा खुद का भी नज़रिया सही है कि जब मैंने 10 लाख की सेल पे ही 5 लाख कमा ली है, तो भविष्य में जब मैं 50 लाख की सेल करूँगा तो मैं कितना अच्छा कमाऊँगा, 25 लाख कमाऊँगा। सो यू हैव टू जज योर प्रॉफिटेबिलिटी आइदर ऑन सेल और ऑन कैपिटल। मैं दोनों पढ़ा देता हूँ। पहले आज पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल। सेल के आधार पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, पहले मैं आपको थीम समझा दूँ। जैसे टर्नओवर रेशो में सेल ऊपर आती थी ना बेटा, ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में सेल नीचे आएगी। कहाँ आएगी? जैसे अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है तो फॉर्मूला है जीपी अपॉन नेट सेल, नीचे आई ना। नेट प्रॉफिट रेशो है तो नीचे नेट सेल, ऊपर ये ग्रॉस प्रॉफिट था तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट है तो ऊपर, नीचे तो नेट सेल आएगा। फिर यहाँ देखो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो नीचे तो क्या आएगा, नेट सेल। तो मतलब इन फॉर्मूले को याद करना तो बिल्कुल आसान हो गया। जो फॉर्मूला है, जो रेशियो है वो ऊपर और नीचे तो हमेशा नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो ऊपर क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा, नेट सेल। ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऊपर क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नीचे क्या आएगा, नेट सेल। ठीक है, सब में नीचे नेट सेल। एक्सपेंसेस का रेशियो है, कई बार ये बाउला क्या करता है, वैसे कोई भी दूसरी किताबों में पढ़ोगे ना तो 4 ही रेशियो होते हैं, 12th में भी 4 ही पढ़े हैं, जीपी, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो। ये कोई रेशियो नहीं है ये। अबे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो एक्सपेंस कहाँ से आ गए, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट आना चाहिए ना। तुम भले ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लो, नेट प्रॉफिट लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो, समझ में आता है, एक्सपेंस क्यों ले रहे हो। तो कई बार ये क्या करता है, एक्सपेंस के रेशियो पूछ लेता है, तो जो भी एक्सपेंस का रेशियो पूछे वो एक्सपेंस ऊपर और नेट सेल। एक्सपेंस के रेशियो वहाँ पे फ़ायदेमंद होते हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हमें ये देखना होता है कि कौन सा खर्चा सेल के मुकाबले कितना % है। जैसे अगर मुझे रॉ मटेरियल देखना है तो मैं देखूंगा रॉ मटेरियल अपॉन नेट सेल। अब जैसे मेरा रॉ मटेरियल 2 लाख है और सेल 10 लाख है, मतलब 10 लाख की सेल में अगर 2 लाख का रॉ मटेरियल है तो 20% तो मेरा रॉ मटेरियल में ही चला जाता है। 4 लाख की मेरी वेजेस है तो 4 लाख ऊपर लूँगा, नीचे 10 लाख लूँगा, मतलब 40% तो मेरा वेजेस देने में ही चला जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वालों को एक्सपेंसेस के रेशियो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वालों को एक्सपेंसेस के रेशियो निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो खैर कोई हमारे लिए तो हमें तो निकालना है, निकालने का सिंपल तरीका है, जो एक्सपेंस हो वो ऊपर, वो बोल ही देगा, वो बोलेगा रॉ मटेरियल एक्सपेंस, तो रॉ मटेरियल अपॉन नेट सेल। वो बोलेगा वेजेस का निकालो तो वेजेस अपॉन नेट सेल। वो बोलेगा ओवरहेड का निकालो, ओवरहेड अपॉन नेट सेल। जो खर्चे का वो बोले, खर्चा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आपको यहीं अभी 5 मिनट में लर्न होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। कोई सा भी खर्चा हो या जो भी चीज़ हो, जीपी रेशियो तो ऊपर, जीपी नीचे, 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 और जिस चीज़ का रेशियो है वो ऊपर। लेकिन सर ये इतना आसान थोड़ी है, नीचे तो नेट सेल ले लेंगे, ऊपर जीपी लेंगे। जीपी कहाँ से आएगा, अरे जीपी तो तुम्हें आता है निकालना। अभी हम लोगों ने टर्नओवर रेशियो में भी जीपी निकाला। जीपी का तो सिंपल फॉर्मूला है, नेट सेल माइनस सीओजीएस। क्या फॉर्मूला है, नेट सेल माइनस सीओजीएस। ठीक है, और सीओजीएस का फॉर्मूला तुम्हें ना याद हो तो चुल्लू भर पानी में मर जाना कहीं पे जाकर। अभी हमने स्टॉक टर्नओवर में भी बहुत बार पढ़ा है। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैसे तो मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, फिर भी मैं लिख देता हूँ। अगर आपको सीओजीएस याद ना हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये सीओजीएस। तो सेल में से सीओजीएस हटा लेना, क्या आएगा, जीपी। नेट प्रॉफिट बता दो सर, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। जीपी तो आ गया ना तुम्हारा, सेल में से सीओजीएस हटा गया, ये जीपी आ गया। नेट प्रॉफिट हम लोग 11वीं क्लास से P&L अकाउंट में निकालते आ रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जीपी में से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो हटा लो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, वेजेस नहीं, क्योंकि वेजेस तो सीओजीएस में आई गई। जो खर्चे सीओजीएस में आ गए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो सीओजीएस में नहीं आए। सीओजीएस में तो बहुत सारे खर्चे नहीं आए, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, फलाना, जो भी खर्चे नहीं आए वो सारे खर्चे यहाँ ले लो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जीपी में से क्या माइनस कर दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नोट 3, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बला है सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो हम हमारे धंधे से कमाते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे धंधे से नहीं कमाते। नेट प्रॉफिट में सारा प्रॉफिट आ गया जो भले हमने धंधे से कमाया हो या कहीं और से। जैसे अगर आज मान लो पढ़ाने के अलावा मेरे पास रेंट आ रहा है, रेंट, मेरा घर मैंने किराए पे दे रखा है, तो वो रेंटल इनकम भी मेरे नेट प्रॉफिट में आ गई। मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और मुझे डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड की इनकम भी आ गई नेट प्रॉफिट में। क्योंकि कोई मेरे से नेट प्रॉफिट पूछेगा तो मैं तो पूरा बताऊंगा। और मैंने किसी बैंक में एफडी करा रखी है, उससे मेरे को इंटरेस्ट आता है, तो वो इंटरेस्ट भी नेट प्रॉफिट में आ गया। नेट प्रॉफिट में तो सब आ जाते हैं भाई। लेकिन अगर आप बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैं सिर्फ वही प्रॉफिट लूंगा जो मैंने कोचिंग से कमाया है। तो सर कैसे निकालेंगे वो, आप नेट प्रॉफिट लो, बिल्कुल बराबर लो, बराबर नेट प्रॉफिट। उसमें उल्टा चलो, उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, जो बिजनेस की नहीं है, उसे तो माइनस कर दो। नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम,
ये रेंट, मेरे घर का, एफडी का ब्याज, शेयर से डिविडेंड, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इनको क्या कर दो, माइनस। और जो मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो मेरे बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है लेकिन वो एक्सपेंस तो है, उन्हें वापस प्लस कर दो। उल्टी गंगा बह रही है। इनकम को तो माइनस करवा रहा हूँ और एक्सपेंस को प्लस करवा रहा हूँ। रीज़न, मैं उल्टा चल रहा हूँ। जब मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, ये देखो ये नेट प्रॉफिट, तो इसमें सब लेस हो चुका है, तो इसमें नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी लेस हो चुके हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे वापस से ऐड कर दो, उल्टा। और जब ये नेट प्रॉफिट निकाला था तो सारी इनकम आ गई, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा दो। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को तो हटा दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ दो। उल्टी गंगा बह रही है, उल्टा चल रहा हूँ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस के खर्चे नहीं है ऐड कर दो, और जो बिजनेस की इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उन्हें लेस। ये नेट प्रॉफिट से। सर उल्टी गंगा क्यों बह रही है सर? सीधे चलो ना, सीधे चलो। सीधे चलेंगे तो जीपी से चलेंगे। जीपी में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो धंधे के खर्चे हैं वो हटा दो, जो धंधे की इनकम है वो जोड़ दो। और जीपी तो धंधे का ही होता है। और जीपी कैसे आता है, सेल माइनस सीओजीएस। सेल माइनस सीओजीएस से पहले जीपी निकाल लो। जीपी में जो सीधे सीधे खर्चे हैं बिजनेस के वो हटा दो, सीधी सीधी इनकम है वो जोड़ दो। वैसे ऑपरेटिंग इनकम कुछ होती नहीं है, क्योंकि जीपी ही ऑपरेटिंग इनकम होती है, जीपी के अलावा कुछ भी नहीं होता। हो तो ले लो, वो बोल देगा क्वेश्चन में। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बहुत सारे होते हैं। सैलरी ऑपरेटिंग है, रेंट ऑपरेटिंग है, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑपरेटिंग है, लॉस बाय फायर ऑपरेटिंग नहीं है। आग रोज, ठीक है, हमारे घरों में रोज आग लगाता है कोई ना कोई, लेकिन हमारे धंधे में रोज आग नहीं लगती। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी भी रोज नहीं होती, ये भी ऑपरेटिंग नहीं। तो जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं ना वो हटा देना और ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ देना, ये सीधी गंगा। और उल्टी गंगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा देना, इनकम को तो हटा देना, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ देना। उल्टी गंगा कब, जब मैं नेट प्रॉफिट से चलूंगा, और सीधी गंगा कब, जब मैं जीपी से चलूंगा। आंसर विल रिमेन सेम, दोनों से आंसर सेम आएगा। तुम्हारी मर्जी आए जैसे चलना, जीपी से चलना हो जीपी से चलना, एनपी से चलना हो एनपी से चलना। नोट नंबर 4, सर आपने जीपी बता दिया, सेल माइनस सीओजीएस, आपने नेट प्रॉफिट बता दिया, जीपी में से सारे खर्चे हटा दो, नेट प्रॉफिट। आपने सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बता दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीपी से भी निकल सकता है और नेट प्रॉफिट से भी। सर अब ये भी बता दो ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो में आपने ऊपर लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ा सा लॉजिकल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वही बिजनेस के, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सीओजीएस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सीओजीएस में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। इनसे बड़ी कोई ऑपरेटिंग चीज़ हो सकती है? अरे भाई धंधे में परचेज से बड़ा कुछ ऑपरेटिंग होता है क्या? जवाब दो। जूतों की दुकान है मेरी, जूते खरीद के ला रहा हूँ मैं, इससे बड़ा कोई ऑपरेटिंग खर्चा होगा? ये सबसे बड़ा ऑपरेटिंग है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सबसे बड़े ऑपरेटिंग है। तो ऑपरेटिंग खर्चों में सीओजीएस तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा कोई अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो वो ले लो। अब मैं तुम्हें सेकेंड ईयर में ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या ऑपरेटिंग है, क्वेश्चन में खर्चे दे रखे होंगे, छाट लो। सैलरी ऑपरेटिंग है, रेंट ऑपरेटिंग है, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटिंग है। तुम तो मेरे बिजनेस में देख लो, मेरे बिजनेस में मैं क्या क्या खर्चे करता हूँ। रेंट देता हूँ, ऑपरेटिंग है। सैलरी देता हूँ मेरे स्टाफ को, ऑपरेटिंग है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता हूँ, ऑपरेटिंग है। एसी वगैरह, फर्नीचर वगैरह पे डेप्रीसिएशन लगाता हूँ, ये भी ऑपरेटिंग है। यही खर्चे हैं क्या? हाँ, बुक्स वगैरह खरीदता हूँ, ये भी ऑपरेटिंग है। स्टेशनरी खरीदता हूँ, ये भी ऑपरेटिंग है। जेरोक्स कराता हूँ, ये भी ऑपरेटिंग है। प्रिंटिंग का खर्चा, ये भी ऑपरेटिंग है। नोट्स बनवाता हूँ, ये भी ऑपरेटिंग है। ठीक है, कॉपी चेकिंग करवाता हूँ, वो भी ऑपरेटिंग है। ठीक है, सारे खर्चे जो मैं करता हूँ मेरे बिजनेस में ऑपरेटिंग ही है मेरे हिसाब से। नॉन ऑपरेटिंग खर्चा तो मेरा क्या था, हाँ ये टीटी का टेबल खरीदा था हमने कुछ सालों पहले, ये जरूर नॉन ऑपरेटिंग है, ये इसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना। दीज आर माई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक बार चोरी भी हुई थी हमारे यहाँ। ठीक है, बहुत तगड़ी चोरी हुई थी जिसका खामियाजा हम आज तक उठा रहे हैं। वो चोरी से जो पैसे घूमे थे हमारे,
वो लॉस बाय थेफ्ट हुआ था हमारा, वो ऑपरेटिंग नहीं था, वो क्या था, नॉन ऑपरेटिंग था। चोरी बार बार वो एक ही बार हुई और कभी भगवान ना करे किसी के साथ और ऐसी चोरी हो कभी। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिखा दिए। ठीक है।